एक बड़ी अवाम को ये लगता है कि जो रशिया कर रहा है, वो अपने डिफेंस में कर रहा है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क आके अड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 8 महीने हो गए हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये जंग अभी तक जारी है? मुख्तलिफ जो डिफेंस और मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से जंगें इतनी देर तक चलती हैं। ज़्यादातर आपको हिस्ट्री में ये चीज़ मिलती है कि जो 2 मुल्कों में जंगें होती थीं वो जल्दी ख़त्म हो जाया करती थी रीसेंट हिस्ट्री में। 2-3 महीने चला करती थी उसके बाद ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ये जंग तकरीबन 8 महीने से जारी है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि ये जंग अभी तक चल क्यों रही है। इसमें पहली वजह ये है कि जब भी किसी लीडर को खतरा होता है कि अगर मैं ये जंग हार गया तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा मेरे पे आएँगे। जैसे अभी रशिया ने जब ये जंग शुरू की थी तो उसने इससे पहले बहुत ज़्यादा इसको मार्केट किया था कि हम ये जंग शुरू क्यों कर रहे हैं। रशिया ने इसमें मेन ये बताया था कि जंग हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाएगा। जब वो नेटो का मेंबर बन जाएगा तो उससे मसला ये होगा कि जब भी इन किसी भी मुल्क पे खतरा होगा जो नेटो ममालिक हैं तो सारे नेटो ममालिक उसका साथ देंगे। नेटो का असल में वजूद आया ही इसलिए था कि रशिया को आपने काउंटर करना था। तो अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है और नेटो की बेसिस यूक्रेन में आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि रशिया के बॉर्डर पे नेटो आके बैठा हुआ है। तो रशिया की सिक्योरिटी डिफेंस को बहुत ज़्यादा इससे खतरा हो जाता है। तो रशिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया था कि हम इसलिए जंग शुरू कर रहे हैं। अब इनिशिएटर भी रशिया था और उसने पूरे ज़ोरों के साथ ही जंग शुरू की थी। अगर इस टाइम पे पुतिन अपनी फोर्सेस को रिट्रीट करता है वापस रशिया में तो इसका मतलब ये है कि वो जंग हार गया। जब वो जंग हार गया तो इससे होगा ये कि जो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा। इसकी वजह से होगा ये कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वो अनपॉपुलर हो चुका होगा, वो जंग हारा है। जब वो वैक्यूम क्रिएट होगा तो उससे मसला ये पैदा होगा कि किसी और लीडर की स्पेस पैदा हो जाएगी, जो कि वो पुतिन के मुकाबले में आके खड़ा हो जाएगा और उसकी पावर को चैलेंज करने लग जाएगा। इस वजह से एक ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जंग चल रही है अभी तक। दूसरी वजह इसमें ये है कि जब आपको दुश्मन की स्ट्रेंथ का नहीं पता होता, ना आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। अब मसला यहाँ पे ये आया कि जब ये जंग शुरू हुई तो रशिया का एस्टिमेट ये था और तमाम दुनिया का यही एस्टिमेट था कि यूक्रेन इतनी लंबी ये जंग को लेके जा नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास वो फाइनेंसेस नहीं है, वो मिलिट्री नहीं है। उसके मुकाबले में जो रशिया है, रशिया का मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमी भी यूक्रेन के मुकाबले में बहुत स्टेबल है। दूसरा मसला यहाँ पे ये आया कि जब ये जंग शुरू हुई तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने यूक्रेन को हेल्प करना शुरू कर दिया वेपन्स में। बहुत बेतहाशा वेपन्स उनको जा रहे हैं यूक्रेन को अभी तक। अच्छा, उसकी वजह से जंग अभी तक चल रही है। दूसरी जगह हम अगर ये देखें तो रशिया के साथ क्या हुआ? जब ये रशिया ने जंग शुरू की तो यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और साथ अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। अब इन लोगों का अंदाज़ा ये था कि अगर हम एक जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएँगे रशिया पे तो रशिया अपने नीज़ पे आ जाएगा और रशिया को अल्टीमेटली अपनी फोर्सेस रिट्रीट करनी पड़ेंगी। Let's talk about how Western countries are punishing Russia for invading Ukraine with a set of powerful international sanctions. They've deployed huge economic weapons and collectively ensure that this war is a strategic failure for Putin. तो उन्होंने ये स्टेप्स लेते हुए ये किया कि इंग्लैंड ने जो बिलियनियर्स थे रशिया के, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनको सीज़ कर दिया और साथ Dozens of super wealthy Russians with ties to the state or military are on sanctions lists too. Putin himself and his foreign minister Sergei Lavrov have had their assets frozen by the US and EU. और साथ में जो यूरोपियन यूनियन को, उनके ममालिक को जो गैस जाती थी, जो एनर्जी सप्लाईज़ जाती थी, उन्होंने लेने से रशिया से इनकार कर दिया। अच्छा, ये तो हो गई इधर की चीज़ें। दूसरी तरफ हुआ ये कि उनकी जो ऑयल की इम्पोर्ट्स हैं रशिया की, उन पे पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई। मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक को प्रेशराइज़ किया गया कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदें, जैसे पाकिस्तान का केस सब जानते हैं। साथ ही साथ उन लोगों ने इंडिया को भी प्रेशराइज़ किया और बाकी ममालिक को भी किया। अच्छा, जब ये हो गया और दुनिया में पेट्रोल की रेट्स इतने ज़्यादा चले गए, तो दुनिया मजबूर हो गई कि रशिया से वो ऑयल ले ही ले, क्योंकि वरना होना ये था कि मुल्कों की इकोनॉमीज़ कोलैप्स कर जानी थी। तो दुनिया ने मजबूरी के तहत रशिया से भी ऑयल लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ये था कि जो ओपेक ममालिक हैं, वो भी अपनी ऑयल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे थे, ताकि अगर वो बढ़ाते तो इससे होना ये था कि ऑयल के रेट्स नीचे आ जाते। उधर से वो भी नहीं हुआ और इधर से जो रशियन ऑयल है, लोगों ने वो लेना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ने थे रशिया को, वो फेस ही नहीं करने पड़े और रशिया का जो करेंसी है, वो उसकी जगह और ज़्यादा पावरफुल होती गई। तो यहाँ पे इन लोगों ने
एक गलत एस्टिमेट किया एक दूसरे को कि हम अगर ये स्टेप्स लेंगे तो इसकी वजह से दोनों का ये ख्याल था कि इनको घुटनों पे आ जाएंगे, या यूक्रेन आ जाता या ये रशिया आया था, लेकिन ना यूक्रेन आया घुटनों पे ना ही रशिया आया। इससे हुआ ये कि ये जंग अभी तक इसलिए इस वजह से भी चल रही है। तीसरी वजह इसमें ये बताई जाती है कि जब आपको लगे कि अगर आप अपने दुश्मन को छोड़ देते हैं और यहाँ पे आके आप जंग या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देते हैं और दुश्मन को जाने देते हैं, तो वो होता ये है कि दुश्मन वापस जाके रीइंफोर्स हो सकता है। अब जैसे कि इस टाइम पे अगर रशिया यूक्रेन को छोड़ देता है कि ठीक है तुम जाओ, अब असल में फड्डा क्या है? फड्डा यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का ये पड़ा हुआ है कि रशिया कहता है कि तुम नेटो एलाई बन जाओगे। अब अगर उसको छोड़ता है और यूक्रेन जाते ही पहला काम ये करता है कि अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है नेटो के लिए वो पूरी करता है और नेटो का हिस्सा बन जाता है, तो इसका मतलब है कि अब इसे पक्का पक्का फंडा ये हो जाएगा कि रशिया के बॉर्डर पे नेटो और नेटो फोर्सेस बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से रशिया को डिफेंसिव तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो हैं तीन मेजर वजूहात। अब हम बात करते हैं चौथी भी वजह है इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आइडियोलॉजिकल। अब ये जो दोनों मुल्क हैं ये आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है। अब ये जो दोनों मुल्क हैं ये आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है। जैसे अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें वेस्ट का क्या स्टांस है कि जंग क्यों शुरू हुई है। वेस्ट इसमें ये कहता है कि रशिया क्योंकि पहले यूएसएसआर था, तो वो अब अपनी जो लैंड है वो वापस एक्वायर कर रहा है। ये सारे जो यूक्रेन था और 16-17 रियासतें जो आज़ाद हुई थी उस वक्त यूएसएसआर से, अब वो सारी आहिस्ता-आहिस्ता उनको एक्वायर करने लगा हुआ है। तो उसी चीज़ की एक कड़ी ये यूक्रेन पे हमला है। अच्छा, दूसरी जगह जो रशिया है वो ये कहता है कि क्योंकि हमारे पे ये जो नेटो का एलाय बन रहा है, तो इस वजह से हम तो अपने डिफेंसिव एक मेजर ले रहे हैं कि अगर अब अभी ये मान जाता है कि मैं नहीं बनूंगा तो हम ये बात यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो पहला पर्सपेक्टिव है, जो यूक्रेन वाला पर्सपेक्टिव है, वो इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। उसकी वजह ये है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रशिया ने बहुत ज़बरदस्त की है। एक बड़ी अवाम को ये लगता है कि जो रशिया कर रहा है वो अपने डिफेंस में कर रहा है। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन किस वजह से कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो यूक्रेन वॉर है, उसमें मसला ये पैदा हुआ है कि आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है। अब जैसे कि यूक्रेनियंस के पास ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है आर्मी की, ना ही कोई प्रॉपर वेपन्स हैं जब इन्होंने जंग शुरू की। अभी वो इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपना फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस के लिए। मतलब अगर यूक्रेन इतना से कह दे कि मैं नहीं बनूँगा एलाई नेटो का, तो हो सकता है कि रशिया रिट्रीट कर जाए। लेकिन यूक्रेनियंस कहते हैं अगर हमने ये बात कर दी तो इसका मतलब है कि हम अपना फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं रशिया को। तो वो इतनी सी बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। जैसे कि आपको एक मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की, कि जैसे पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आइडियोलॉजिकल हमारा स्टैंड है। इसी तरह कश्मीर का मसला अभी तक चल रहा है 75 ईयर्स के बाद। हमने बहुत लोगों की कुर्बानियाँ दी, बहुत इकोनॉमी का लॉस किया। वजह क्या है, हम क्यों नहीं हट रहे कि आइडियोलॉजिकल हमारा एक स्टैंड पॉइंट है कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। ऐसे ही यूक्रेन का भी एक स्टैंड पॉइंट है कि हम किसी भी सूरत में रशिया की जो माइट है उसको हम तस्लीम नहीं करते। हम रशिया हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। ऐसे ही रशिया ये कहता है कि हमारा भी एक राइट है और हमारे हमारा भी एक आइडियोलॉजिकल ये स्टैंड पॉइंट है कि वी हैव द राइट टू डिफेंड आवर टेरिटरीज। ठीक है, और वो भी इस तरह नहीं मानते। तो ये एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क आके अड़े हुए हैं, और ना ये पीछे यूक्रेन पीछे हटता है ना ही रशिया पीछे हटता है। ये एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जंग अभी तक जारी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है, इसमें से कुछ सीखने को भी मिला है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।